संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाली तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ भूमाफिया को खुश करने का जरिया था, अब न्याय के रास्ते खोले गए हैं। वक्फ से गरीब मुसलमानों और पसमानदा को फायदा होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। On Rising Bharat's principal theme, empowering youthful aspiration. मोदी जी, आपकी उपस्थिति से राइजिंग भारत 2025 को एक नई ऊर्जा मिली है। It's a huge honor to have you amongst us today. Thank you so much. प्रधानमंत्री जी और may I request a huge round of applause. साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग भारत में पीएम मोदी ने कहा कि देश का मुसलमान 1947 में देश के विभाजन को समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि तुष्टीकरण भारत की मूल अवधारणा के खिलाफ है। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिमों का नहीं था, अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था। आजादी के वक्त तुष्टीकरण का बीज बोया गया था। तुष्टीकरण से कांग्रेस को तो सत्ता मिली, लेकिन आम मुसलमानों को सिर्फ बेरोजगारी और बेचारगी मिली। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली। पीएम मोदी के कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने पर बिहार में सियासी प्रतिक्रिया का दौर तेज हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस का बचाव किया। लोग तो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, और जो लोग हैं समाज को बांटना नहीं चाहते हैं, जोड़ के रखना जानते हैं। और आप और आपके पार्टी के लोग हमेशा समाज को बांट कर चलते हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता ज्ञान रंजन ने कहा कि बीजेपी सौगातें मोदी बांटती है तो वो तुष्टीकरण नहीं होता, और दूसरे कुछ भी करते हैं तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री
सौगातें मोदी देकर भेजकर बोलते हैं कि तुष्टीकरण कोई और करता है। दीपावली पे, दशहरा में गैस सिलेंडर का वादा करके हिंदू भाइयों को भूल जाते हैं और फिर कहते कि तुष्टीकरण कोई और करता है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति की पर्याय है इस देश में और बिहार जैसे राज्य में। कांग्रेस पार्टी ने देश में 55 वर्षों तक राज किया और बिहार जैसे राज्य में भी 55-60 वर्षों तक राज किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की एक अलग प्रकाष्ठा पार कर गई। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने तो आज खुलासा कर ही दिया। आखिर मुसलमान भाइयों को इससे लाभ मिला ही क्या? कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही, बदले में दिया सिर्फ धोखा ही धोखा। वहीं राइजिंग भारत में के मंच से अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के लिए केंद्र ने क्या सोचा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। सर को चरण स्पर्श है यहाँ से। सर, सबसे पहले तो बेहद शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आपकी इस पहल को सुनकर हम समस्त बिहार वासी बेहद खुश हैं, ये जानते हुए कि सीतामढ़ी के धरती पर माता सीता जी के लिए आप मंदिर बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट हुआ है। और आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि बिहार की सांस्कृतिक जो धरोहर है उस विषय पर आप अन्य जगहों के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिहार भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों का लंबे समय तक केंद्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बोध गया को एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो। अन्य डेस्टिनेशंस के इतर बात करता हूँ। एक विषय जिसके लिए आपने कहा आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो सके, उसके लिए बिहार सरकार के साथ मिलकर के काम करना ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है। केवल बिहार ही नहीं, भारत की संस्कृति के ऐसे जुड़े हुए सारे स्थान, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सारे स्थान, उन सब को हम इस तरह से आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करें, इसके लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि जनता के आशीर्वाद से वे मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा खुले मंच से बता दिया है। पटना में मुसहर समाज के सम्मेलन में तेजस्वी के इसी बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव आरजेडी में लालू प्रसाद के बाद सबसे बड़ा चेहरा है। मुसहर भुइयां सम्मेलन में पहुंची तेजस्वी यादव ने खुद ही खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन है उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की ओर से सीएम फेस पर दिए जा रहे गोलमोल जवाब की धुंधली तस्वीर को तेजस्वी ने खुद ही साफ कर दिया। लेकिन उसके पहले दिए गए बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के इस बयान को भी सुनिए। महागठबंधन में सीटों का है, क्या लग रहा है? सवाल कई तरीके के हो रहे हैं। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। इधर तेजस्वी का मुख्यमंत्री वाला बयान आया, उधर सियासत सुलगनी शुरू हो गई। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। रही बात कि आप सरकार में आएंगे, अपने आप को सीएम चेहरा घोषित कर रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन के साथ ही आपको सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे। पहले उस पर अपना प्रयास लीजिए। तेजस्वी ने तो खुद को सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी चेहरे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। देखिए, 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी ने इस ओर खास इशारा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस बिहार में जो पलायन की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है और खास तौर से क्राइम,
जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन सब मामलों पे सरकार जो है संज्ञान लेगी। तेजस्वी ने जिस अंदाज में खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद सवाल है कि अब कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू क्या बोलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम के मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश की मौजूदा एनडीए सरकार पर हमला बोला है, जिस पर सियासत बेहद गर्म है। एनडीए के नेता लालू राबड़ी शासन में हुए अपराध के आंकड़े गिना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, यही वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से करीब 20 साल पहले लालू परिवार को अपने 15 साल पुराने शासन से हाथ धोना पड़ा था। अब 2025 के चुनाव के पहले लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उसी 20 साल पुराने फॉर्मूले के सहारे सत्ता में वापसी की फिराक में हैं। आए दिन नीतीश सरकार के अंदर हो रहे अपराध के आंकड़े गिनाने वाले तेजस्वी ने एक बार फिर अपराध के आंकड़े गिनाए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा, बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से बिहार में सरकार चल रही है और इस वजह से अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। ये महज इत्तेफाकी तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए तंज कसा जा रहा है। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में घटित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कांप उठते हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब जब सरकार को क्राइम के बढ़ते ग्राफ का आईना दिखाया जाता है, तब तब एनडीए नेताओं को पेट में दर्द होने लगता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पहली बार नहीं जब तेजस्वी ने बिहार में अपराध को लेकर आंकड़े पेश किए हों। अब चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी के ताजा पोस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और दोनों तरफ से अपराध के आंकड़े भी गिनाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 27,000 के से ज्यादा पदों पर जल्द बहाली होगी। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए स्वास्थ्य विभाग में करीब 20,000 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। यही नहीं, राज्य कैबिनेट ने सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। ऐसे में चुनावी साल वाले बिहार में सरकार ने अब नौकरी का पिटारा खोला है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई। उसमें सबसे बड़ा फैसला स्वास्थ्य विभाग में नौकरी से जुड़ा है। बिहार में 27,330 पदों पर बहाली होगी। इनमें स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की जाएगी। विभाग में 20,016 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, पर रोजगार के साथ ही सरकार ने अपने मंत्रियों को भी चुनाव से पहले फील गुड करा दिया है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्रियों का वेतन अब 50,000 की जगह 65,000 रुपये होगा। मंत्रियों का भत्ता 55,000 की जगह अब 70,000 रुपये महीने होगा, जबकि दैनिक भत्ता हर दिन 3,000 की जगह 3500 रुपये मिलेंगे, जबकि आतिथ्य भत्ता हर महीने 24,000 से ज्यादा होगा। मतलब राज्य मंत्री उपमंत्री को 65,000 प्रतिमाह वेतन अनुमान्य होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को 70,000 प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को दैनिक भत्ता 3,500 होगा। और जो आतिथ्य भत्ता है, मैंने आतिथ्य भत्ता पढ़ दिया है ब्रीफिंग में, 24,000 से लेकर 29,500, 23,500 से लेकर 29,000। यही नहीं, सरकार अब स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निगरानी को लेकर भी खास तैयारी कर रही है। इसके लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया जा रहा है। स्कूलों की निगरानी के लिए अधिकारी भी नियुक्त होंगे, जबकि प्रखंड स्तर पर शिक्षा विकास पदाधिकारी नजर रखेंगे।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में स्वास्थ्य विभाग 20,016 पदों पर बहाली करने जा रहा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन की स्वीकृति मिली है। इस निर्णय के तहत विभिन्न स्तरों पर कुल 20,016 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है, जो बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सभी नवसृजित पदों पर कुल 2,192 करोड़ रुपए सालाना खर्च का अनुमान है। बिहार के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खुशखबरी है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को कैबिनेट से आखिरकार स्वीकृति मिल गई है। जल्दी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच थी कि बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाए, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। और सारा अध्ययन करने के पश्चात हम लोगों ने ये पूरी नई व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और फिर उसका दस्तावेज तैयार किया, और उसके बाद इस पीएचएमसी को स्वीकृति बिहार की मंत्रिपरिषद ने दिया है। जो एनएचएम के तहत हमारे कर्मी काम करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, संविदागत कर्मी हैं, उन सभी संविदागत कर्मियों को भी एक अवसर मिलेगा कि वो अब इसके माध्यम से उनको परमानेंट जॉब मिल सकता है। मंत्रिपरिषद का ये स्वास्थ्य प्रबंधन में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग प्रयासरत थे, इस पर काफी होमवर्क भी किया गया है, और पीएचएमसी जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया 20,016 पद के सृजन को हरी झंडी मिल चुकी है। अब विभाग विशेष रूप से एक मिशन मोड में नियमावली के गठन की कार्रवाई करेगा, नियुक्ति की कार्रवाई होगी, और इसका असर आने वाले समय में बहुत शीघ्र दिखेगा। बिहार के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की खुशी देखते ही बन रही है, जिन्हें बिहार सरकार ने पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की स्वीकृति देकर बड़ा तोहफा दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद 18 साल से संघर्ष कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार के साथ न्यूज 18 को भी धन्यवाद दिया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। इसी उम्मीद पे रोज चिराग जलाते रहे, हौसला मिलता रहा, उम्मीदें बढ़ती गई। अब ढल गई है शाम, मानो सुबह हो गई। हम बात कर रहे हैं बिहार के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। कैबिनेट से पीएचएमसी को स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद तमाम जो संघ के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो न्यूज 18 के साथ साथ बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से इस मुहिम को चला रहा था। आखिरकार 18 वर्षों से जो संघर्ष ये लोग कर रहे थे, आज जाकर सभी संविदा कर्मियों की जीत हुई है। और हम सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि अब जो लग रहा था कि असंभव है, वो संभव दिख रहा है। सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देते हैं कि कई वर्षों से इस मुहिम में न्यूज 18 हम लोग को साथ दे रहे थे। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को धन्यवाद देंगे कि बिहार में पहला बार पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू कैबिनेट में स्वीकृति मिली है। इसे राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्य सभी संविदा कर्मियों को उम्मीद बढ़ा है कि हम जल्द हम लोग नियमित होंगे, और सवेरा हम लोग का भी सवेरा होगा। जो उस चिराग उम्मीद के साथ हम थे, इसके लिए हम लोग बहुत न्यूज 18 को धन्यवाद देते हैं। माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे, हमारे एसीएस महोदय को भी धन्यवाद देंगे, हमारे ईडी सर को भी धन्यवाद देंगे। अस्थायी हो जाएंगे। हाँ, अस्थायी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी एनएचएम में अभी तो आपको सभी कर्मियों को फायदा मिलेगा। जितने भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनको सभी वर्गों को मिलेगा। साथ ही साथ अभी हमारे जो बिहार में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। जो ये संवर्ग बना है आपका, 2 संवर्ग हो जा रहे हैं, उस संवर्ग के चलते जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग के अच्छा हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तरह से बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, और ना सिर्फ जो एनएचएम कर्मी हैं, इन्हें अब पीएचएमसी का एक तरह से सौगात दिया गया है, बल्कि 20,000 से अधिक पदों पर नई नियुक्तियों की भी घोषणा की गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह पटना के नियोजन भवन में त्रैमासिक श्रम संवाद पत्रिका का विमोचन किया। पत्रिका से श्रमिकों और युवाओं को लाभकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इस दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार करने पर कोई भी अधिकारी बचेंगे नहीं और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एलईओ हो चाहे कोई हो, अगर विभाग का कोई पदाधिकारी थोड़ा सा भी कोई अगर दिक्कत इधर उधर गड़बड़ करता है,
तो सीधे हमें संपर्क करें, मेरे मेल पे एक एप्लीकेशन मेल करें, नहीं तो हमसे 1 से 4 हम मिलते हैं, 1 से 4 आके मिले। और मेरा नंबर है 9934011562 पे कॉल करें और तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी, और जो सोच नहीं सकता उसे ज्यादा कार्रवाई होगी। कोई बचेगा नहीं। अगर करप्ट कोई होगा उसको 1 मिनट यहाँ विभाग में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और चलिए रुकेंगे।